हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नामा फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे नीट के सॉल्यूशन के एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको आगे आने वाले हैं। तब अपन यहाँ पर पूरे नोट्स को फॉलो करेंगे और जो जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो आप सभी? चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ये मत सोचना कि ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा, ट्राई करोगे तो सब बनेगा। चलो देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एकदम बेसिक सा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, कैसे दिमाग लगाना है मैं बताता हूं। अगर मैं लिख रहा हूं चलो प्रोटीन, ठीक है, मैंने लिखा यहां पर प्रोटीन्स और एक साइड लिख रहा हूं मैं पॉलीमर, एक साइड में लिख रहा हूं पॉलीमर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, मान लो टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो नेचर है, मतलब मैं बोल सकता हूं डीनेचुरेशन हो जाएगा। इसका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी मेथड देखनी पड़ेगी जहां पर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है हम सभी जानते हैं। अगर मैं बोलूंगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, टेम्परेचर लगेगा। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगेन टेम्परेचर की बात हो रही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो तो एलिवेशन है तो उसमें भी टेम्परेचर की बात हो रही है। तो मैं यहां पर बोलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रोसेस। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऑस्मोटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया भी हुआ है, उसके अंदर आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का भी वहां पर असे कर सकते हो, उसके डिटरमाइन कर सकते हो, उनकी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर में। इसीलिए अपन इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे मैं बोलूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन्स एंड पॉलीमर का कैसे डिटरमाइन करोगे, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? ये तो मैंने आपको बहुत इजीली बताया। और यहाँ पे ये आपको डीनेचुरेशन को ध्यान में रखना है कि अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो प्रोटीन क्या हो सकता है, डीनेचर हो सकता है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि सेकंड वाला क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। या सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका केमिकल फॉर्मूला कमेंट कर देना। बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ KF एंड KB। तो क्या दिया हुआ है, देखो गिवन है आपको KF और KB गिवन है, तो वो लिख लेते हैं पहले। KF की वैल्यू है 1.86, वहीं पे KB की वैल्यू है 0.512 केल्विन। ठीक है, केल्विन केजी मोल इनवर्स गिवन है, तो ये चाहो तो ये लिख लो और यूनिट बनना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, रिस्पेक्टिवली द अबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट। अब आपको सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन उसको निकाल के देखते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है भाई, T सॉल्यूशन की सॉल्वेंट। ठीक है, T सॉल्वेंट माइनस T सॉल्यूशन होता है। यहीं पे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता तो वो T सॉल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा आता है। किससे ज्यादा आता है वो आता है आपके सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये आता है। अब मुझसे पूछी गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझसे पूछ गई है तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, है ना। अब बाकी की वैल्यू है या नहीं है मेरे पास ये समझना है। T सॉल्वेंट तो मुझे पता है, वाटर अगर सॉल्वेंट है मेरा तो मैं इसको 0 रख सकता हूं, लेकिन TF की वैल्यू मुझे कहीं से नहीं मिल रही है। समझ रहे हो? TF की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, तो अब बताइए मैं क्या पुट करूं। अब अगर मेरे पास TF की वैल्यू नहीं है तो क्या पुट करेंगे उसको समझिए। चलिए आइए यहां पर देखो, मैं अगर ऐसा एक रिलेशन पुट कर रहा हूं जहां पे KB है और KF भी है। ठीक है, तो मैं अगर ये बोलूं कि डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। सिमिलरली डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है KB मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। यही होता है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब मुझे पता है कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, तो फायदा क्या, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ डिवाइड बाय के बी। ठीक है, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गया मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना क्या है, मुझे तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डेल्टा टी एफ की, तो डेल्टा टी एफ की मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन के एफ और के बी है क्या मेरे पास, यस के एफ एंड के बी तो है मेरे पास। तो अब मुझे बचा सिर्फ टी बी निकालना, मुझे टी बी निकालना है। टी बी है क्या मेरे पास, देखो टी बी मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो हम सभी तो ये पहले से ही जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, देखो कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी बताया था कि टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट होता है कि नहीं होता है, यही होता है। ठीक है, और टी सॉल्यूशन हमको गिवन है क्या, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट, लिखा है ना, द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 118, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100.18 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। सर 100 कैसे आया भैया, वाटर कब बॉईल होता है, 100 पे ही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पुट कर दिया, तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या जाएगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, तो जब मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो ये आएगा आपके पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टीबी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, के एफ कितना है मेरे पास 1.86, तो 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.18 डिवाइडेड बाय आपकी केबी की वैल्यू कितनी है 0.512, ये आ गया। ठीक है, ये आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, बस अब कुछ नहीं करना, अब हमको क्या ही बचा है, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ये निकालना है मुझे, तो यहां पे मैं रखूंगा 0 माइनस एक्स। सर 0 क्यों रखा, क्योंकि जो 0 होता है वो क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ अगर मैं पुट करूंगा तो 0.6 के करीबन आएगा, इसको आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। तो एक्स की वैल्यू आपकी निकल के क्या आ रही है, माइनस में 0.6 समथिंग। ठीक है, क्या दिख रहा है क्या आपको, ठीक है आपको क्या ये वैल्यू दिख रही है 0.654, ये वाला 0.654 नेगेटिव में आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, 0.654 नेगेटिव में क्यों आया भैया, 0 माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स की माइनस को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो 0.564 हो जाएगा, 0.654 हो जाएगा। 0.654 कहाँ से आया सर, इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ जो मेरा निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्लस 0.654, यहाँ पे प्लस था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैं नेगेटिव साइन का ट्रांसफर हो गया। इजी है ना, कुछ घबराने वाली बात थी नहीं थी। चलो अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a solution containing component A and B follows Rolle's law। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आगे चलेंगे, आप थोड़ा सा इसको रिलेट करते चलिएगा। ठीक है, A और B जो है, A and B या फिर A प्लस B जो लिखना चाहो, A प्लस B। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है, ये रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो ये कर रहा है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर राउल्स लॉ कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करता है तो मैं उसको बोलता हूं कि ये क्या होगी, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। होगा कि नहीं होगा, नॉन आइडियल नहीं बोलना, आइडियल बोलिएगा। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि ए बी अट्रैक्शन फोर्स, अब मतलब सिंपल सी बात है, इसने क्या पूछा है कि अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा। ठीक है, जब प्रोडक्ट बनेगा, तो चलो समझते हैं। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ए बी यहां पे ऐसे बना होगा ना, ए और ए आपस में मिले होंगे, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं अलग पेन से। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए और ए आपस में मिले होंगे, और बी आपस में मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे ही होता है ना कि A2 की रिएक्शन B2 से हो रही है, तब जाके वो क्या बना रहा है, 2AB बना रहा है, यही रिएक्शन होती है ना, तो यही समझा रहा हूं। ठीक है, A की रिएक्शन हुई, B की रिएक्शन हुई, क्या बन जाएगा, A और B बन जाएगा। और आइडियल सॉल्यूशन में हम सभी जानते हैं जितना इंटरेक्शन फोर्स इसका है ए का या फिर बी का है, वही सेम इंटरेक्शन फोर्स ए और बी का होता है। समझ रहे हो क्या बोलना पा रहा हूं मैं, कि मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और इसके अंदर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सेम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फॉर ए और बी। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, जो फोर्स इसमें होंगे, जितना अगर मान लो इसका एनर्जी जो है वो है आपकी कुछ भी
30 किलो जूल है, इसकी भी 30 किलो जूल होनी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने की, समझ रहे हो? मतलब जितना इंटरेक्शन है, जितना पावर है, वो इन दोनों का सेम होगा। जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी उतनी एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी। यही क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इन दोनों का इंटरेक्शन सेम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ए एंड ए बी और बी। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्स ए और बी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन, नहीं, ग्रेटर नहीं होगा। अगर ग्रेटर हो जाएगा तो बताइए दोस्तों क्या होता है वो? नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन। अगर फोर्स ग्रेटर हो गया तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। और किससे कम बनेगा? एक्सपेक्टेड से। मतलब आपका यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन या फिर रॉल्स लॉ की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे कम वेपर प्रेशर मिलेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर ग्रेटर अट्रैक्शन हो गया तो ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेसर देन, अगर लेस हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? थोड़ी सी एनर्जी दी, वेपर ज्यादा बन गई, एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर आ रही है। ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी, बिल्कुल सही कह रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ना भैया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर मास m2। ओके, मॉलिक्यूलर मास m2 लिखा है, ठीक। which of the following can be used to calculate molecular mass of solute in terms of osmotic pressure? ठीक है, अब यहां पर बोला है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कहीं पे भी आई का जिक्र नहीं है, तो बिना आई के फॉर्मूला लिख दो, वरना बिना आई के किसी भी चीज को आप सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, पाई इज इक्वल टू CRT। मैंने कैसे याद कराया था? ICRT। ठीक है, तो इसको RT लिखिएगा, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें? देखो, ये क्या होता है? मोल्स। ये होगा मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या कुछ गलत है? नहीं है। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय R इंटू टी। वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, पाई मल्टीप्लाइड बाय V वॉल्यूम का। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हो जाएगा RNT। अब यहां पे देखो किसके टर्म में लिखना चाह रहा है? ये M2 के टर्म में लिखना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा, अगर मैं M2 मॉलिक्यूलर मास को इधर लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा G अपॉन, ठीक है, मतलब गिवन मास अपॉन यहां पे हो जाएगा, या फिर वेट लिखो, W लिखा है क्या इनने वेट को? तो इनने वेट को, अच्छा, छोटे वाला M लिखा है। ठीक है, तो छोटे वाला M लिख लेंगे, इसको स्मॉल m, तो इसको मैं स्मॉल m लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है मेरा स्मॉल m डिवाइडेड बाय V या फिर RT और डिवाइड बाय पाई। पाई भी ये दिख रहा है क्या नीचे कहीं पे? पाई भी दिख रहा है क्या? ये पाई है, ये पाई है, ये पाई है, तो V ऊपर दिख रहा है सबको। देखो, V नीचे है, इधर V इधर है, V इधर है, V इधर है, पाई इधर है। M2 RT ये वाला होना चाहिए, M2 डिवाइड बाय B RT बाय पाई, बिल्कुल सही। ठीक है, तो B आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। कितना इजी था यार ये। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन मेरा यहाँ पर बोल रहा है कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? देखो, अगर मैं एक कैसे बना रहा हूँ अभी समझ जाओगे। ये मैंने एक बीकर बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लगा दी है आपकी मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है उसका नाम बोल देना जल्दी से। ये हो गई मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल के रख रहा हूँ इस साइड पे प्योर वाटर। यहाँ पर है मेरा प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर। ठीक है, एकदम ब्लू कलर है, उम्मीद कर रहा हूँ दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आपका इम्प्योर वाटर, तो इम्प्योर को मैं रेड से कर दे रहा हूँ। ये रहा मेरा इम्प्योर, मतलब सी वाटर। सी वाटर। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस होगी। ठीक है, कि क्योंकि ये क्या होगा? प्योर वाटर है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ पे सॉल्वेंट है सिर्फ, और क्योंकि यहाँ पे सी है तो मैं इसको सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ पे होगा भाई? इस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा ना फ्लो सॉल्वेंट का। ठीक है, तो लेकिन अगर मुझे क्या करना है? सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करना है, तो मेरे को इस फ्लो को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, ऐसा ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको।
ठीक है, तो बस कैसे ऑप्टेन करोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस से। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं क्या, सेंट्रिफिकेशन नहीं होता है, सेंट्रिफिकेशन अपन वो यूज नहीं करते हैं। प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस क्या होता है सर, प्लाज्मोसिस आपने ऑस्मोसिस में ही पढ़ा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उसमें से जो एक प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोसिस। एक्स्ट्रा अगर मैं उसको थोड़ा सा बायोलॉजी में लेके जाऊं, ठीक है, तो सेल के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, ये वाला जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ECF जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है, इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है बाहर वाले सॉल्यूशन के साथ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर सी वाला रिवर्स ऑस्मोसिस एकदम सही है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा सी वाला। और डी क्या है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है भाई, अगर आपका नाम से समझ में आ रहा है सॉलिड है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यहां पे मैं बोलूं सॉलिड्स है और वाटर भी एडेड है, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगा, अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, तब ये होगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि इसका क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो चुका है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर चलते हैं। यहां पर बोल रहा है 6th क्वेश्चन, 1 gram of non-electrolyte solution, molar mass 250 gram mole inverse was dissolved in 51.2 gram of benzene, ठीक है, if the freezing point depression constant Kf की वैल्यू है 5.12 K, the freezing point of benzene will be lowered by, कितनी लोअर होगी उसकी वैल्यू, हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलो अपन करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा TF निकालूंगा, सिंपल सा, ठीक है, डेल्टा TF से मुझे पता चल जाएगा कि कितना वहां पे लोअर हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो सबसे पहले मुझे डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है, क्या आपको मोलैलिटी कहीं पे गिवन है, नहीं दिख रही है, राइट, ठीक है, तो इसको मैं निकालूंगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, ठीक है। तो चलिए आ जाइए अपन सॉल्व करते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो मोलैलिटी, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन कितना है 1 गिवन है सर, मॉलिक्यूलर मास गिवन है क्या, ये गिवन है 250 ग्राम, तो यहाँ पे 250 ग्राम रख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे वेट देखिए गिवन है क्या, वेट बिल्कुल, वॉज डिसॉल्व इन 51.2, तो 51.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, सही है, सही है ना, ठीक है। इसको भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, ठीक है, तो इसको ही मैं लिख देता हूं ना सीधा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कितना होगा भाई 1000, ठीक है, तो ये होगा मेरा 1000, ठीक है, ये ऑफ है ना, 1000 होगा। अब ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो ये चला गया 4 टाइम डिवाइड बाय 51.2, ठीक है। तो अब आपकी जो मोलैलिटी निकल के आती है वो आएगी 0.078, 078 आपकी मोलैलिटी निकल के आएगी। क्लियर है, यहाँ पे 0 आएगा ना, 0 बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अपन आगे चलते हैं। इसमें मैं मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो डेल्टा TF KF की वैल्यू मैंने अभी देखी थी, कहां पे है 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.078, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.078, तो 0.399 के करीबन आएगा या फिर 0.4 के करीबन आएगा, वैल्यू देख लेते हैं। और डेल्टा TF कितना आएगा आपका, जो भी वैल्यू आएगी 0.4 के करीबन वो आएगा केल्विन के अंदर, यूनिट क्या होगी, केल्विन ही होगी। तो चलो देख लेते हैं, ये है बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। करना क्या था, कुछ नहीं करना था, एक बार क्वेश्चंस को वापस से देखो, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, मोलर वैल्यू, तो मास डिसॉल्व इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये आपको सिर्फ दे के रखा है कि सॉल्यूशन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF की वैल्यू गिवन है बेंजीन के लिए, तो अपन को निकालना क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड बाय, कितना कम होगा उससे निकालना था, तो अपन को डेल्टा TF निकालना था। अगर सॉल्यूशन की बात करता, सॉल्वेंट की बात करता, तो डेल्टा TF को मैं ओपन करके लिखता
ठीक है। तो TF माइनस ये सब चीजें करके लिखता है, ठीक है, लेकिन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 0.4 केल्विन। क्लियर है, चलो इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब 7th वाला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, ठीक है, इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ एन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको क्या निकालना है, फिर से पढ़ेंगे एक बार। एक सॉल्यूशन है वो 10 ग्राम पर डेसीमीटर ऑफ यूरिया है, ठीक है, यूरिया का एक सॉल्यूशन है वो 10 ग्राम पर डेसीमीटर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इज आइसोटोनिक, वो आइसोटोनिक है विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन सा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं, हम सभी जानते हैं आइसोटोनिक के लिए π1 इज इक्वल टू π2 होता है, ये जानते हैं ना। आइसोटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम होता है दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं ICRT इज इक्वल टू होगा ICRT। आई की बात नहीं करेंगे, यूरिया है 1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है नहीं पता, ठीक है, तो आई नहीं लिखेंगे। तो RT ये दोनों के दोनों तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि एक का कंसंट्रेशन इक्वल है दूसरे के कंसंट्रेशन से, तो मैं लिख रहा हूं C1 इज इक्वल टू होगा C2 के, सही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। देखो यहां पर मुझे निकालना है क्या, यहां पे इसके बारे में निकालना है मुझे, तो मैं लिखूंगा 10 ग्राम डेसीमीटर, तो 10 डिवाइड बाय डेसीमीटर में अगर है तो मैं ये लेके चल रहा हूं 1 लीटर के बराबर होता है ये, ठीक है। अब यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है 60 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या है देखो सॉल्यूशन 10, तो यहां पे मैं 10 लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये होगा 10 ग्राम पर डेसीमीटर, 10 ग्राम पर डेसीमीटर मतलब 1, यहां पे सिर्फ 1 भी पुट कर सकते हो, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं सीधा 1 पुट कर दे, इज इक्वल टू C2 की वैल्यू देखो क्या है, C2 है 5% है, 5% को मैंने यहाँ पर को ओपन करके दिखाया हुआ है, 5% को मैं क्या लिखूंगा 5 ग्राम इन 100 ml, 5 ग्राम इन 100 ml, तो ये हो गया 5 ग्राम। इसका मास मुझे नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता मास, ठीक है। तो मास को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मास नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया मास, मॉलिक्यूलर मास तो पता ही नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होगा फिर, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ ml में है ना, ml में है ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मास की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा देखो ये 100, ये 2 टाइम्स चला गया, ठीक है, ये चला गया अपना 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और बचा क्या फिर, मास की वैल्यू, मास इज इक्वल टू मास इधर ये 60 इधर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे आ रहा है 300। क्या 300 कहीं पे दिख रहा है, 300 है क्या कहीं पे, बिल्कुल ये है आपका सी वाला आंसर होगा, 300 ग्राम मोल इनवर्स, 300 ग्राम मोल इनवर्स आपका ये क्या होगा फाइनल आंसर होगा। कितना ज्यादा इजी था, कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आपको इसके बारे में पता है, आइसोटोनिक के बारे में पता है, तो क्या करोगे, सिर्फ कंसंट्रेशन को इक्वल कर देना है और आपकी वैल्यूज को लेके आना है। क्लियर है, चलिए अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बोल रहा है देखो। अब वेपर प्रेशर, 8 वाला क्वेश्चन है, अ वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड P एंड Q, तो यहां पर लिख लेते हैं भाई एक बार, यहां पर वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर फॉर P कितना गिवन है, देखो P का है 80 टॉर, ठीक है, ये गिवन। सेकंड वेपर प्रेशर, सिमिलर वेपर प्रेशर फॉर आपका कौन सा Q, कितना गिवन है 60 टॉर, ये गिवन। रिस्पेक्टिवली द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। अब यहां पे अगर मैं आपको एक डायग्राम के तौर पे समझाऊं, आप अगर ये सॉल्यूशन या फिर एग्जाम में ऐसे करते हो तो आप इतना दिमाग मत लगाइए, लेकिन समझिए यहां पे बस अभी, ठीक है, कि मैंने क्या बोला, जब मैंने 3 मोल P का 3 मोल मिलाया और Q का 2 मोल मिलाया, ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या मिल रहा था, P का मुझे मिल रहा था 80 टॉर, ठीक है, और मुझे Q का मिल रहा था 60 टॉर, ये बोल रहा है वुड बी। तो यहां पर पूछा है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कितना होगा जब मैं इतना इतना मोल मिलाऊंगा, तो करना क्या है, क्या करोगे यार खुद सोचो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो मैं लिखूंगा ऐसा P0 चाई, P0 चाई किसका ले लूं, पहले P का ले लूं, चाई P, ठीक है, प्लस P0 चाई Q, ऐसे लिखूंगा,
चाई कैसे निकालते थे, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पार्शियल कितना है, देखो पी का कितना है, यहाँ पे पी का है 80 मल्टीप्लाइड बाय मोल, पी का कितना है, देखो मोल है पी का 3, ठीक है, बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ पी, तो 3 टोटल करोगे तो 5 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। समझ में आया ना ये कैसे हुआ? अरे एक बार देख लो इधर, चाई पी अगर निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ पी डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर चाई क्यू निकाल रहा हूं तो क्या होगा, मोल्स ऑफ क्यू डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। खत्म। तो यही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा, पी टोटल आएगा, इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 और 16, और ये भी कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास 1 और 12। सही है, सही है ना। तो 48 प्लस 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 48 प्लस 24, दैट विल बी ये 2 और ये 3, ये होगा 7, 72 टॉर के करीबन दिख रहा है क्या? ये है ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 72 टॉर। सही है, 72 टॉर। वापस से एक बार देख लेते हैं, ये जाएगा 16 टाइम्स 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48, ओके। ये जाएगा आपका बिल्कुल 12 5 जो होता है आपका 60, तो ये चला गया, और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 और 72। भैया मुझे बार बार क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक बार मुझे अपना बहुत अच्छे से याद है, या शायद ये सॉल्यूशन चैप्टर ही चल रहा था। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने बहुत पहले, अभी की बात नहीं है, अब तो अपन सुधर गए, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 को मैंने लिखा था 48, ठीक है। तो ये 16 से मेरा 36 का आंकड़ा चलता है मैंने सोचा आपको ही बता दूं, इसलिए बार बार चेक करता हूं, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा था पहले, अभी नहीं, अब तो अपन सुधर गए ठीक है, समझ में आ गया। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब 9th वाला क्वेश्चन क्या बोला, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा खतरनाक भी दिख रहा है। क्या लिखा है, इतना मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा लिख दे रहा हूं, यहाँ पे है CONH3, ठीक है, 5NO2, और जब पूरा ब्रैकेट क्लोज, और ये Cl। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने इसका नाम भी आपको लिखवाया हुआ है, और प्रैक्टिस कराइए कैसे नेमिंग करते हैं। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देगा, जो भी आंसर देगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। फ्रीजेज एट इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन, तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑन बीइंग डिसॉल्व इन वाटर। अब ये वाला जो आयनिक कंपाउंड है, अगर ये क्या हो रहा है, इसको मैं वाटर के अंदर डाल रहा हूं, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी आयंस इट विल प्रोड्यूस, मतलब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आई की वैल्यू पूछ रहे हैं। यही आप निकालोगे तो यही अपना आंसर होगा। आई की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे KF है, तो आई की वैल्यू मैं कहां से जाऊंगा, डेल्टा TF से। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है भाइयों, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है आई मल्टीप्लाइड बाय KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, ठीक है। गिवन एक बार जरा देख लेंगे, गिवन क्या क्या है आपको, देखो तो गिवन में मुझे दिख रहा है KF की वैल्यू -1.86 है, ठीक है। M की वैल्यू है क्या मेरे पास, देखो M की वैल्यू है 0.0020 मोलर, और कुछ लगेगा, और कुछ है क्या मेरे पास, एक ये है, ठीक है। क्या है, जहां पे जो आयनिक कंपाउंड फ्रीज हो रहा है वो इसकी वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा TF के लिए मेरे पास डेल्टा TF भी नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन 0, ये क्या है आपका, जब सॉल्वेंट की बात करते हैं तो 0 माइनस 0.0732, यही होगा प्योर माइनस ऐसा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू -0.0732। बस अब सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देंगे, आई की वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाय KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0.0732 डिवाइड बाय KF की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ऊपर का नेगेटिव नीचे का नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या होगा, मोलैलिटी कितनी है 0.0020 मोलर,
ठीक है, जब आई की वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 2 के करीबन निकल के आएगा, 2 के करीबन निकल के आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपका निकल के आएगा ये लगभग आपका 2 के करीबन आएगा। तो आई की वैल्यू दैट इज 2। ओके, समझ में आ गया। तो आपको इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, ऐसे ही सॉल्यूशन आपको करना है सॉल्यूशन चैप्टर के। देखो अब अपन का ये वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे, 10th वाला क्वेश्चन है 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 20 आयोनाइज। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू है आपके पास 20%, अल्फा की वैल्यू है 20% आयोनाइज। इफ KF फॉर वाटर, तो यहां पर अगर KF इज इक्वल टू है 1.86, ठीक है, तो द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज। अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट में जो लोअरिंग होगा उसके बारे में आपको बताना है, मतलब मुझे निकालना है क्या, डेल्टा TF निकालना है मुझे यहां पे ऐसा। तो चलो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताएंगे फिर आगे चलेंगे। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता था भाई, I मल्टीप्लाइड बाय KF मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी। कंसंट्रेशन है क्या, बिल्कुल कंसंट्रेशन भी लिख लो, कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है कितना, 0.5 मोलर। ठीक है, ये गिवन है। तो मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये नहीं है शायद। ठीक है, ये तो मुझे फाइंड करना है। अब आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा इसको देखो। ठीक है, आई की वैल्यू अगर नहीं पता, यहां पे तो HX दिया है ना, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं एज्यूम तो नहीं कर सकता, तो कैसा होगा, देखो HX जब ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं वीक है, तो ये टूटेगा H प्लस में और X माइनस में। ठीक है, X माइनस में, ये डैश नहीं है, ये माइनस होगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में। तो मैं बोलूंगा अगर T इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, सिर्फ यही प्रेजेंट होगा, मतलब जब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा और कुछ तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब टाइम निकल गया, टाइम इज इक्वल टू T हो गया, तो क्या होगा, इसमें से कुछ अल्फा पार्ट टूट जाएगा, यहां अल्फा बनेगा और यहां अल्फा बनेगा। सही है ना। ठीक है, अगर यहां 2 होता तो 2 अल्फा लिखता, 3 होता तो 3 लिखता, 4 होता तो 4 लिखता। ठीक है, जो भी यहां पे होता उसके मल्टीप्लाई में मैं यहां पे लिखता। ठीक है, चलिए, तो टोटल मोल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अपन आई की वैल्यू कैसे निकालते थे, आई की वैल्यू ऐसे निकालते थे अपन कि आई क्या होता था, बिफोर, मतलब आपका आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर, आफ्टर डिवाइड बाय बिफोर। ठीक है, तो वही निकाल रहे अपन। ठीक है, तो क्या होगा, डिवाइड बाय, यहां पे क्या प्रेजेंट है, 1 प्लस 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 0 0, तो यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल प्लस अल्फा बचा डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5, 0.5 होगा। ठीक है, 0.5 क्यों लिखा मैंने, बताएगा कोई मुझे, क्योंकि एक मिनट, 0.5 आएगा क्या, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अपन अभी समझते हैं अल्फा ऐसा। तो यहां पे देखना, अल्फा मेरा 20% है, अल्फा मेरा 20%, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, 20% मतलब कि 20 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100 मतलब मेरा है कितना, ये ओरिजिनली 0.2% है। ठीक है, 0.2% है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.2, दैट विल बी आई इज इक्वल टू 1.2, आई इज इक्वल टू 1.2। समझ में आ गई इतनी चीज। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 1 प्लस ये हो गया, 1 प्लस अल्फा निकल के आएगा, आई इज इक्वल टू, फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है। आई की वैल्यू आ गई, KF की वैल्यू मेरे पास है, M की वैल्यू मेरे पास है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करो, डेल्टा TF निकालो। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाय KF कितना है, KF है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी कितना है 0.5। ठीक है, या तो आप इसको 1/2 करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10/5/10, मतलब कि 1/2 लिख सकता हूं ना इसको। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आप जैसे चाहो। डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1.86, आप जैसी मर्जी। इसको कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं 186 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 के अंदर, तो ये आपका 1 इतने के करीबन आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, 110। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। एक बार आप लोग भी चेक करिएगा
कि डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो 1.112 केल्विन आने वाली है, 1.12 केल्विन। ओके ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी नोट्स जरूर बना रहे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाले नोट्स आपको आके काम आएंगे ही आएंगे। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री पर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।